बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उनमें आज हम सेक्शन पढ़ेंगे 64D। 64D जो है ये लेटेस्ट सेक्शन है कि वो क्रेडिट किन को देता है। ये है ऐसे रिटेलर्स जो पीओएस मशीन अपने जिन्होंने लगाई हुई है या पीओएस मशीन नहीं लगा रहे, तो वो ये क्रेडिट देख के शायद लगा ले कि उनको क्रेडिट मिलेगा कि टैक्स क्रेडिट फॉर द पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन पीओएस मशीन क्या है, ये रिटेलर्स तो इस बात को समझते होंगे क्योंकि एफबीआर के नुमाइंदे उनके पास आ रहे हैं और आके उनको कह रहे हैं कि आप अपने पीओएस मशीन लगाएं। लेकिन अगर जो न्यू कंसल्टेंट हैं या नए लोग हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप किसी बड़े रिटेल स्टोर पे आप गए हों और उसमें उन्होंने आपको जब इनवॉइस दी तो वो इनवॉइस पे एफबीआर का मोनोग्राम बना हुआ था और उसको अगर आप आसान टैक्स ऐप से चेक करें तो वो आपको पता चल जाता है कि आपका टैक्स एफबीआर के पास जमा हो चुका है जो आपने अभी अभी परचेज़ की है। तो इसका मतलब है कि वो इंटीग्रेट होती है एफबीआर के डायरेक्ट सिस्टम के साथ। एफबीआर का जो मेन कंप्यूटर डाटा सिस्टम है, मेन डाटा के साथ वो मशीन अटैच होती है। जैसे ही कोई सेल की इनवाइस डालते हैं तो उसका जितना टैक्स पे होना है वो एफबीआर के पास रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये एक आईएमएफ की तरफ से भी और एफबीआर की जो ऑटोमेशन है उसमें भी एक अहम काम हो रहा है कि सारे रिटेलर्स जो है उनको इंटीग्रेट किया जाए एफबीआर के मेन डाटा के साथ। तो उसी सिलसिले में उनको कुछ रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये क्रेडिट जो है टैक्स क्रेडिट, ये भी उसी की एक कड़ी है कि जो रजिस्टर्ड पर जो टैक्स पेयर या उसको आप पर्सन कह लें, वो इंडिविजुअल पर्सन है, एओपी है या कोई वो कंपनी है और वो रिटेल स्टोर चला रही है, अगर वो अपने रिटेल स्टोर पे इंटीग्रेशन मशीन लगाती है, पीओएस जो मशीन है वो लगाती है, तो उसको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट कितना मिलेगा भला? क्रेडिट मिलेगा जी या तो जितना मशीन पे टोटल खर्चा आया है वो मिलेगा या जितनी भी मशीनें खरीदी हैं, या फिर ये है कि 1.5 लाख रुपया पर मशीन के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। इन दोनों में जो लेस होगा वो टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा। तो ये तो था मेन इसका थीम, लेकिन मैं आपको लॉ भी पढ़ देता हूँ कि इसका लॉ क्या है। Any person who is required to integrate with the board computerized system for real-time reporting of the sales receipts shall entitled to tax credit in respect of amount invested in the purchase of point of sale machine। वही बात कि रियल टाइम जिसकी रिपोर्टिंग होने के लिए जो मशीन लगाई गई है, इंटीग्रेट की गई है एफबीआर के साथ, उसको परचेज करने के लिए जितने आपके पैसे लगे हैं वो एफबीआर आपको उसका उतना क्रेडिट दे देगा। तो अब अगर हम सब सेक्शन 2 की बात करें, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 फॉर द टैक्स ईयर विच पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज इंस्टॉल्ड इंटीग्रेटेड एंड कॉन्फ़िगर विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम शैल बी लेसर ऑफ। लेसर क्या होगा? ये 2 क्लासेस दी हुई हैं कि उनमें जिसमें कम टैक्स होगा इन दोनों नीचे दी हुई क्लासेस में वो उसको क्रेडिट मिलेगा। पहला क्या है? अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड फॉर द परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। तो क्लास ये है कि जितनी असल अमाउंट आपने ली खरीदी, सपोज वो आपने 2 लाख रुपए की खरीदी, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 2 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी, तो क्लास बी कहती है ₹150,000 रुपीज़ के उसको 1.5 लाख रुपया, इन दोनों में जो लेस है तो वो उसको क्रेडिट मिलेगा टैक्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब है कि 1.5 लाख रुपया लेस है तो उसको क्रेडिट मिलेगा। हाँ, अगर मशीन आपने 1 लाख रुपए की खरीदी होती तो दूसरा 1.5 लाख कम अज़ कम उसका है, तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो वो फिर जो लेसर है वो लाख रुपए का है जितने की मशीन खरीदी, तो वो 1 लाख रुपया आपको क्रेडिट मिलेगा। तो अब ये मशीन इस्तेमाल किसके लिए होनी चाहिए? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म पॉइंट ऑफ सेल मशीन मीन कौन सी मशीन होगी? meant the processing, recording and sale transaction of the goods services either in cash through debit and credit cards, online payment in internet enable environment। कि वो
आप किसी भी तरीके से पेमेंट करते हैं, स्टोर पे जाते हैं, चाहे आप कैश पेमेंट करते हैं, तो फिर भी आपको रिसीट मिलेगी। और रिसीट वो जो पीओएस मशीन है वो एफबीआर के मेन डाटा को रिपोर्ट कर देगी इतनी सेल हुई है। आप अपने डेबिट कार्ड से ख़रीदते हैं तो फिर भी करेगी, क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, व्हाट्सएवर पेमेंट का सेक्शन हो, लेकिन वो रियल टाइम रिपोर्टिंग हो रही होगी एफबीआर के पास। अब हमारा है सेक्शन 65 मिसलेनियस प्रोविजन है रिलेटिंग टू टैक्स क्रेडिट के टैक्स क्रेडिट में। इसमें अगर मैं आपको बता दूं तो ये जिक्र है इसमें सेक्शन 92 का। 92 में ये है बेसिकली कि जब एक एसोसिएशन जो पैसे कमाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको हम एओपी कहते हैं, उसमें 2, 3 या 4 पार्टनर जितने भी होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होती है उस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उस पर जितना टैक्स होता है वो एओपी पे कर देती है। अब जितनी आगे डिवाइड होके शेयर आना होता है पार्टनर्स के पास, वो अब टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। ये है सेक्शन 92 ये कहता है। तो इसी के रिलेटेड है कि अगर किसी ने ये किया कि उसने एओपी से उसको प्रॉफिट आया और उसने आगे डोनेशन कहीं दी, उसने कहीं टैक्स क्रेडिट उसको मिलना है, तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा। इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि इसमें जो उसका टैक्सेबल बन रहा होगा शेयर और वो असेस टैक्स ए होगा, फिर बी क्या होगा, बी होगा टोटल उसकी इनकम जितनी एग्जाम्प्ट हो चुकी होगी इससे टैक्स से मल्टीप्लाई भाई हम सी को करेंगे, जो कि हमने मुख्तलिफ में पढ़ा था कि कितनी उसने डोनेशन दी है या लेसर कौन सी है, तो इससे मल्टीप्लाई करके तो वो जो एओपी का मेंबर है उसके अगेंस्ट वो अपना क्रेडिट उसको मिल जाएगा। अच्छा, अब एक और बात है कि अगर वो जो मेंबर है उसकी अमाउंट अब टैक्सेबल नहीं बन रही तो फिर वो क्रेडिट भी नहीं हो सकेगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकेगा और उस पर रिफंड भी नहीं मिल सकेगा। हाँ, अलबत्ता ये कर सकता है कि वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अगर राइटिंग में लिख के दे दे कि मेरा एओपी के टैक्स जो है उसमें से काट ले, उसको कम कर ले, तो वो कम किया जा सकता है। तो यही है। तो हम इसका अब लॉ पढ़ते हैं क्या है। वेयर अ पर्सन entitled to tax credit under this part is a member of association of person to which subsection 1 of section 92 apply following shall apply। कि ये अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कोई मेंबर है तो वो मेंबर जब अपने उसमें करेगा उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो उस टैक्स क्रेडिट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जो कि 92 के तहत अप्लाई होता है। तो वो ये तरीक़ेकार है जिसमें क्लास ए बताई गई है, कंपोनेंट ए जैसे कि हमारा फार्मूला था A/B मल्टीप्लाई बाई सी, तो ए उसमें हमारा टैक्स असेस था, बी टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी और सी जो उसने डोनेशन या एक्सपेंस किया होता था वो था। अब क्रेडिट तो ए कहता है कि ए ऑफ द फार्मूला ऑफ सब सेक्शन 2 इन सेक्शन 61 में भी यही था, 62 में भी यही था, 63 में भी और 64 में भी। तो जो हमारा सेक्शन ए था वो एज इट इज़ ही रहेगा कि टैक्स असेस्ड होगा, और जो अगर इसमें एग्जेम्प्ट भी हो 92 के तहत तो उसका टैक्स असेस, और फिर उसमें बी क्या था, बी हमारी थी टैक्सेबल इनकम। तो टोटल जो टैक्सेबल इनकम होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, लेकिन क्योंकि जब एओपी की तरफ से आएगा तो हो सकता है वो एग्जेम्प्ट इनकम उसका जो शेयर आता हो तो एग्जेम्प्ट इनकम होगी, तो उसको बी कहेंगे, एग्जेम्प्ट बी अगर आई है तो जो कि हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन से उसको प्रॉफिट आया है। अब इसका सबसेक्शन 2 है, एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर पार्ट शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के तहत उसको हम अप्लाई करेंगे। सबसेक्शन 3 में क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 एनी टैक्स क्रेडिट आर पार्ट ऑफ द क्रेडिट अलाउड टू अ पर्सन अंडर दिस पार्ट फॉर द टैक्स ईयर दैट इज नॉट एबल टू क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 3 or section 4 the year not be refunded carry forward or subsequent year carry back for the preceding years। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि सेक्शन 3 में तो ये कहता है कि अगर उसका कोई क्रेडिट बन रहा है जो टैक्स पेएबल के अगेंस्ट तो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ना वो रिफंड हो सकता है, ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और ना ही क्रेडिट हो सकता है, ना ही पिछली साल में के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो सकता है। लेकिन सेक्शन 4 में ये बताया गया है वेयर पर्सन टू होम सब सेक्शन 3 अप्लाइज अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन विच सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92 अप्लाइज द अमाउंट ऑफ एनी एक्सेस क्रेडिट
and subsection 3 of the year may be claimed as a tax credit by the association for the year। तो लेकिन वो उसका क्रेडिट जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो टैक्स पेएबल बन रहा होगा उसके अगेंस्ट उसको क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन सब सेक्शन में एक 5 में एक शर्त ये लगाई है, सब सेक्शन 4 अप्लाइज ओनली वेयर द मेंबर एंड द एसोसिएशन एग्री टू राइटिंग, यानी कि वो एग्री हो कि टैक्स क्रेडिट मेंबर का जो है उसमें लिया जा सके। फॉर द सब सेक्शन टू अप्लाई सच एग्रीमेंट इन राइटिंग मस्ट बी फर्निश्ड विद एसोसिएशंस रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स ईयर। तो उसकी जो एसोसिएशन की जो रिटर्न फाइल करने के लिए वो एग्री हो कि इसमें एडजस्टमेंट कर ली जाए तो वो एडजस्ट हो जाएगा। सब सेक्शन 6 है, वेयर द पर्सन इज इंटाइटल टू टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65B D or E प्रोविजन ऑफ क्लास डी और सब सेक्शन सी ऑफ द सेक्शन। इसमें सेक्शन 169 एंड क्लास डी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 113 शेल नॉट अप्लाई। तो इसमें ये जो सेक्शन है उनका भी हमने ख्याल रखना है कि वो इसमें अप्लाई नहीं होंगे। अब हमारा है सेक्शन 65B। सेक्शन 65B है द क्रेडिट फॉर द इन्वेस्टमेंट, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसको क्रेडिट कितना मिलेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें तो हम इसमें पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी इररेलेवेंट इसलिए बन गई हैं कि वो इन्वेस्टमेंट अगर कह रहा है कि 2011 के साल में करता है और 2019 तक करता है तो उस साल की इन्वेस्टमेंट में उसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अब 2019 क्योंकि ख़त्म हो चुका है, हम जा रहे हैं 2025 में, अगर तो इस पीरियड में वो लागू है तो देन तो हमें बेनिफिट है उसके पढ़ने का, अगर नहीं है तो फिर उसका शायद हमें बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, उनको होगा जिनके केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर देते हैं। वेयर अ टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी इन्वेस्टेड any amount in the purchase of plant and machinery for the purpose of extension, expansion, planning, modernizations and replacement of the plant machinery already installed thereon, and industrial undertaking set up in Pakistan and owned by the credit equal to 10%. 10% of the amount so invested in shall be allowed against the tax payable, including account of minimum tax, final tax, under the provision of the ordinance by this manners herein after provided that for the tax year 2019 the rate of credit shall be equal to the 5%। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई मशीनरी ख़रीदता है, मशीनरी की एक्सपेंशन करता है, उसको मॉडर्नाइज करता है या रिप्लेस करता है, तो उस अंडरटेकिंग में वो कंपनी होनी चाहिए। नंबर एक तो कंपनी को जो है 10% जो उसका इन्वेस्टमेंट का है वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा उस साल की इनकम में से। तो लेकिन ये 2019 साल के लिए ये बता दिया गया कि वो 5% होगा। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 5 रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड आर क्रेडिट ऑफ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स पेएबल द फॉलोइंग ईयर एज स्पेसिफाइड सेट सेक्शन शेल कंटिन्यू टू अप्लाई आफ्टर टैक्स ईयर 2009 को 2019 के बाद ये अप्लाई होगा इसका। और अगर हम सब सेक्शन 2 की बात करें, द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शेल अप्लाई इफ़ द प्लांट एंड मशीनरी इज परचेज। अब ये बात जो मैं आपको बता रहा था कि किस साल में 2010 से 2019 के दरमियान में अगर ख़रीदी है तो ये अप्लाई होगा। अब रेलेवेंट अभी तो हमारे रेलेवेंट नहीं है। इसी तरह ये अगर 2011 में ख़रीद रहे हैं और 2011 के बाद ये चल रहा है, तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है इसका करने का हमें फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये पीरियड अब गुजर चुका है। तो इसलिए मैं आता हूँ अब सेक्शन 65E है, टैक्स क्रेडिट ऑन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2011। तो ये भी 2011 के रिलेटिंग में है, तो इसको भी हम मेरा ख्याल है पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सेक्शन 65F है, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन, कि कुछ लोगों के लिए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। तो वो कौन कौन से लोग हैं, इसमें दो तरह के लोग बताए गए हैं कि जिनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एक तो वो हैं जो कोयल माइनिंग में काम कर रहे हैं, और वो जो कोयल माइनिंग जो है वो बिज़नेस कर रहा है, फॉर सप्लाईज दे रहा है, सिंध सप्लाई कोल दे रहा है फॉर एक्सक्लूसिव पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए।
तो कोल की कर रहे हैं उनको मिलेगा। और एक जो है कोई स्टार्टअप कर रहा है, स्टार्टअप आपको पता है कि ऐसा है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आईटी बेस्ड बिजनेस है, वो नया इधर स्टार्ट करता है, नया स्टार्ट करता है तो फिर उसको वो आईटी बोर्ड से जो है वो अप्रूवल उसकी होनी चाहिए पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड से, और उसको उसके और अगले 2 साल तक जो है टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और इसी तरह ये जो माइनिंग का है इसके लिए भी हमने बता दिया है कि माइनिंग प्रोजेक्ट का जो कोल है सप्लाइंग कोल टू द पावर जनरेशन के लिए सिर्फ यूज़ होगा। तो लॉ क्या कहता है इसको भी पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग पर्सन आर द इनकम्स शैल बी अलाउड टू टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100%, यानी कि पूरी की पूरी इनको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा ऑफ द टैक्स ईयर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग मिनिमम अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स एंड फाइनल टैक्स फॉर द पीरियड टू द एक्सटेंट अपॉन फुलफिल द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट लिमिटेशन डिटेल एज अंडर। अगर कंडीशन और लिमिटेशन उसकी करेगा तो कंडीशन और लिमिटेशंस में ये है कि अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो वो पूरा विद हेल्ड करेगा टैक्स, अगर वो अनवाइस उसने दी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। पर्सन एंगेज इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट सिंस सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिव फॉर पावर जनरेशन के लिए हो रहा है, एक तो ये बात हमने बता दी थी। दूसरा स्टार्टअप के लिए है, स्टार्टअप का भी हमने बात कर दी, और फिर ये एक एक्सप्लेनेशन दे दी है कि सिर्फ पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए जो सप्लाई होएगा कोल माइन का वो यूज़ होगा। द टैक्स क्रेडिट अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन एज एप्लीकेबल नेमली। तो अब जो हमने वो बात की थी कि उसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, पहली तो ये है कि वो क्लास ये है कि वो रिटर्न फाइल करेगा, दूसरी ये है कि अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो वो रेलिवेंट जो भी विद होल्डिंग करनी है उसने एम्प्लॉइज़ की, रेंट की, सारी वो विद होल्डिंग्स करेगा उसका एज ए विद होल्डिंग एजेंट। और फिर ये है कि अगर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उस पर लागू है सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना, तो वो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेगा फेडरल और प्रोविंशियल सेल टैक्स की, तो देन उसको ये क्रेडिट अलाउ है। अब आ गया हमारे पास है 65G टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है। तो ये अंडरटेकिंग्स जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है इसमें भी अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी हैं। व्हेन मेकिंग अ सर्टन एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 द एलिजिबल टैक्स पेयर डिफाइंड इन सबसेक्शन 3 शैल बी अलाउड टू टेक इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट 25% of the eligible investment amount against the payable under the provision of the ordinance including minimum and final tax. The tax credit not fully adjusted during the year investment shall be carried forward to the subsequent year subject to the condition and may be carried forward for the period of not exceeding 2 years. कि अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको 25% तक टैक्स क्रेडिट मिलेगा जितना उसका टैक्स पेएबल बन रहा है। अगर वो उसका टैक्स एडजस्टेबल नहीं हो रहा है इस पीरियड में तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फॉर प्रीसीडिंग 2 ईयर तक वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस सेक्शन का जो पर्पज़ है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी बिल्डिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट द सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर यूज फॉर द कैपिटल गुड्स। तो उसमें इन्वेस्टमेंट किस में होगी कि नई प्लांट एंड मशीनरी है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है, बिल्डिंग बना रहा है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ले रहा है, लेकिन अगर खुद बना रहा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस पर्पज़ जो फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन एलिजिबल पर्सन कौन होगा। एलिजिबल पर्सन जो है ये हमने डेफिनेशन में भी ये बात पढ़ी थी। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज डिफाइंड इन क्लास 27A ऑफ द सेक्शन 2। हमने सेक्शन 2 में इसके बारे में पढ़ा था। कौन सी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल नई जगह पे इंस्टॉल की जाए, उसके लिए नई बिल्डिंग बनाई जाए और वो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रही हो पहले जो कभी यूज़ ना की गई हो, ठीक है, नई इनोवेशन के साथ काम कर रही हो और बिल्कुल नया प्लांट उसमें लगा हो, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री की जो 25% इन्वेस्टमेंट इस चीज़ों में की गई होगी वो उसको टैक्स क्रेडिट मिल भी जाएगा और आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। तो इसमें ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग एज डिफाइंड इसमें बताया गया था द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मटीरियल आर subjection of goods or material any process which sustainably
चेंज देयर ओरिजिनल कंडीशन, कि वो इस तरह से मटेरियल को करे कि वो उसकी ओरिजिनल कंडीशन को चेंज कर दे। और फिर शिप बिल्डिंग के अगर इसके हिसाब से है कि बिल्डिंग वगैरह किस तरह से बनाई जाए, वो मैंने जो आपको अभी बात बता भी दी है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इनकॉर्पोरेट बिटवीन 30th डे ऑफ जून 2019 एंड 30th डे ऑफ जून 24 एंड द पर्सन इज नॉट फार्म्ड बाई स्प्लिटिंग अप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी एक्जिस्टेंस, कि पहले से मौजूद किसी अंडरटेकिंग को ना कर रहा हो, बल्कि आर बाई ट्रांसफ़र ऑफ मशीनरी एंड प्लांट, या मशीनरी और प्लांट को किसी दूसरी जगह से ट्रांसफ़र की हो, ये भी नहीं होगा। आर बिल्डिंग ऑफ अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस से पहले से वो बिल्डिंग अवेलेबल हो, वो भी नहीं होगी। एंड नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन भी नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल न्यू सेटअप होगा जिसके वो किया जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप बाई 30th डे ऑफ जून 2023 एंड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड आइटम्स विच डिस्क्राइब्स दो मल्टीपल यूज फॉर द जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, के यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए जो प्लांट और मशीनरी लगाई गई है फॉर सोर्स लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए हो सकती है। आर द पीरियड ऑफ 5 ईयर बिगिनिंग फ्राम द डेट ऑफ सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेटअप, कि जो उसने 2023 से लेके 5 साल तक उसको जो है इसका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को क्रेडिट मिलेगा। तो ये हमारा चैप्टर भी टैक्स क्रेडिट का जो आज हमने शुरू किया था, उसमें 2 हमारी आज वीडियो बन गई हैं, जिसमें हमने पूरा टैक्स क्रेडिट जो है वो पढ़ लिया है और हमारा कंप्लीट हो गया टैक्स क्रेडिट। इसमें हमारा जो टोटल थे हेड्स ऑफ इनकम वो भी पूरे हो गए। हेड्स ऑफ इनकम के बाद डिडक्शन अलाउड क्या थी, टैक्स क्रेडिट क्या थे, डिडक्टिबल अलाउंस क्या थे, वो भी सारे हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब आगे कॉमन रूल्स आ गए हैं और जनरल जो हैं वो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे और समझने के बाद ये इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसलिए कर रहे होंगे कि बाकी लोग भी समझें। लेकिन अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, उसमें कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।